जय हिंद दोस्तों। हम आज पढ़ते हैं प्राचीनतम प्रमुख सभ्यताएं एवं प्राचीन इतिहास के बारे में। जय हिंद दोस्तों, हमने पहले पढ़ा था कुछ सभ्यताओं के बारे में, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया को वर्तमान में इराक के नाम से जाना जाता है। विश्व की पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता में कृषि की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसे 4 भागों में बांटा गया है: सुमेरियन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, असीरिया की सभ्यता, कैट्रिया की सभ्यता। बेबीलोन की सभ्यता में झूलता बगीचा है। बेबीलोन की सभ्यता की विशेषता झूलता बगीचा है। इस बगीचे में पानी की सिंचाई इस तरह से होती है मानो जैसे लगता है कि झूलता हो, इसलिए इसे झूलता बगीचा के नाम से जानते हैं। बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु भी हो गई थी और सिकंदर के घोड़े की मृत्यु बेग के फिराल में। मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता, इसमें फिरौन यहाँ के सबसे बड़े राजा थे। इनकी लाश को केमिकल लगा कर रखा गया था जिसे मम्मी कहा जाता है। यहाँ बहुत बड़े बड़े पिरामिड होते हैं, पहाड़ों के रूप की तरह से होते हैं। यहाँ की प्रसिद्ध पिरामिड गीजा की पिरामिड है। यहाँ के लोग देवताओं की पूजा करते थे। मिस्र की सभ्यता ईसा मसीह के जन्म से 3100 वर्ष पहले की सभ्यता है। रोमन की सभ्यता। रोमन की सभ्यता, वर्तमान में इसका नाम इटली है। रोमन की सभ्यता का वर्तमान नाम इटली है। सबसे विकसित और बहुत ही खूबसूरत डिजाइन का विकास रोमन सभ्यता में हुई थी। सबसे विकसित जो है वह रोम है। बहुत ही खूबसूरत डिजाइन में यह सभ्यता विकसित हुई थी। रोमन की सभ्यता 600 ईसा पूर्व में विकसित हुई थी। रोमन की सभ्यता 600 ईसा पूर्व में विकसित हुई थी। रोमन सभ्यता का विकास भूमध्य सागर के पास यूरोप में हुआ है। भूमध्य सागर का विकास रोमन सभ्यता का विकास भूमध्य सागर के पास यूरोप में हुआ है। रोमन सभ्यता का विकास भूमध्य सागर के पास यूरोप महाद्वीप में हुआ है। रोम का सबसे बड़ा राजा ऑगस्टस और जूलियस सीजर था। रोम का सबसे बड़ा राजा ऑगस्टस और जूलियस सीजर था। शेक्सपियर ने जूलियस सीजर की किताब लिखी है। शेक्सपियर ने जूलियस सीजर की किताब लिखी है जिसमें जूलियस सीजर से संबंधित घटनाओं का वर्णन है। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। पोप ग्रेगरी क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं। पोप ग्रेगरी क्रिश्चियन धर्म के थे। यह क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं। शक संवत चैत्र मास से शुरू होता है। शक संवत चैत्र मास से शुरू होता है। अगला है फारस की सभ्यता। फारस को अब ईरान के नाम से जानते हैं। यह फारस की खाड़ी के पास इसकी विकास हुई थी। फारस की सभ्यता फारस की खाड़ी के पास विकास हुई थी। फारस की वर्तमान में नाम ईरान है। फारस में रहने वाले लोग को पारसी कहते हैं। फारस में रहने वाले लोग को फारसी कहते हैं। फारस में रहने वाले लोग को पारसी कहते हैं। ये लोग आग की पूजा करते थे। यह बहुत ही शांति प्रिय लोग होते थे। इनकी सभ्यता बहुत ही अच्छी सभ्यता थी। फारस की सभ्यता बहुत ही अच्छी थी। ये बहुत ही शांति प्रिय थे। यह लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे।
और फारस के रहने वाले लोग को पारसी कहते थे। पारसी लोग बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हुआ करते थे। सिकंदर आकर फारस को बर्बाद कर दिया। सिकंदर फारस में आकर फारस को बर्बाद कर दिया। उसके बाद कुछ मुस्लिम आए और मुस्लिम जो बचा था वो बर्बाद कर दिए। उसके बाद पारसी बचने के लिए भारत में शरण ली। पारसी भारत में आकर गुजरात और महाराष्ट्र में बस गए। पारसी भारत में आकर गुजरात और महाराष्ट्र में बस गए। पारस की सभ्यता लगभग 500 ईसा पूर्व में उत्पन्न हुई थी। यह मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी। फारस में रहने वाले लोग को पारसी कहते थे। अगला है चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता को पीली सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। चीन की सभ्यता को पीली सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह पीली या ह्वांगहो नदी के पास मिली थी। चीन की सभ्यता को पीली सभ्यता या ह्वांगहो की सभ्यता के नाम से जाना जाता है क्योंकि चीन की सभ्यता ह्वांगहो या पीली नदी के पास मिली थी। पीली या ह्वांगहो सभ्यता या चीन की सभ्यता में बहुत ही उपजाऊ भूमि होते थे। चीनी सभ्यता के लोग को हांग चाइना के नाम से जानते थे। चीन की सभ्यता में जो लोग उस समय के थे वो अपने आप को हांग चाइना के नाम से जाने जाते थे। अगला है स्पार्टा की सभ्यता। स्पार्टा की सभ्यता, स्पार्टा के लोग बहुत ही स्वाभिमानी होते थे। स्पार्टा के लोग बहुत ही स्वाभिमानी होते थे। इनके मात्र 300 फौज होते थे। स्पार्टा के लोग बहुत ही स्वाभिमानी होते थे। इनके 300 फौज होते थे। फौज की ट्रेनिंग 5 से 10 वर्ष तक चलती थी और इनकी ट्रेनिंग 6 साल की उम्र से ही शुरू हो जाती थी। स्पार्टा के लोगों की ट्रेनिंग 5 से 10 वर्ष तक चलती थी और यहाँ के लोगों की ट्रेनिंग 6 साल के उम्र से ही शुरू हो जाती थी। ये लोग बहुत ही बहादुर होते थे। जब आदमी का दुश्मन भेड़िया है तो ट्रेनिंग जब कंप्लीट होती थी तो उसके लिए परीक्षण कराया जाता था। तो रात के अंधेरे में आदमी को भेज दिया जाता था भेड़ियों के झुंड में। अकेले आदमी भेड़ियों के झुंड में जाकर वहाँ से बच के निकलता था तब माना जाता था कि वह आदमी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया है और पूरी तरह से सक्षम है युद्ध करने के लिए। युद्ध करने के लिए पूरी तरह से सक्षम हो जाते थे। स्पार्टा में 2 बड़े राजा थे और एक दूसरे के दुश्मन हो गए थे। एक थे ग्रीस के जर्कसीज और दूसरा स्पार्टा के राजा लियोनाइडस। स्पार्टा के राजा लियोनाइडस और दूसरा ग्रीस के राजा जर्कसीज, इन दोनों में दुश्मनी हो गई थी। तो 300 स्पार्टा सैनिकों ने जर्कसीज के 20,000 सैनिकों को हरा दिया था। स्पार्टा के सैनिक इतने बहादुर थे कि 300 सैनिक ने मिलकर 20,000 सैनिकों को हरा दिया था। बस इतना ही स्पार्टा की सभ्यता है। अब हम आगे पढ़ेंगे। अब ऐतिहासिक काल में हम लोग आ जाएंगे। अब ऐतिहासिक काल के विषय में पढ़ेंगे। हमने प्राग ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ लिया है। अब हम
ऐतिहासिक काल के विषय में पढ़ेंगे। ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास और तीसरा आधुनिक इतिहास। ऐतिहासिक काल में खरोष्ठी लिपि मिलती थी। खरोष्ठी लिपि को बाएं से दाएं की तरफ से लिखा जाता था, जिसे खरोष्ठी लिपि कहते हैं। और एक उर्दू होता है, उर्दू को दाएं से बाएं के तरफ लिखते हैं। खरोष्ठी लिपि बाएं से दाएं की तरफ लिखते हैं और उर्दू को हम दाएं से बाएं की तरफ लिखते हैं। इतिहास को पढ़ने के लिए हमने इसको 3 भागों में बांटा है। इतिहास को पढ़ने के लिए 3 भागों में बांटा है, जिसमें पहला है प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन, तीसरा आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास में अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा है। प्राचीन इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा है के स्रोतों के आधार पर। प्राचीन इतिहास को उनके स्रोतों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा विदेशी यात्री, तीसरा साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक में जो सामान मिले हैं उनसे हैं। विदेशी यात्री जो आए हैं, जो लिखे हैं, उनसे संबंधित है। तीसरा साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत को भी 2 भागों में बांटा गया है, पहला धार्मिक और दूसरा गैर धार्मिक। साहित्यिक स्रोत को 2 भागों में बांटा गया है, पहला धार्मिक और दूसरा गैर धार्मिक। अब धार्मिक को भी 2 भागों में बांटा गया है। धार्मिक एक ब्राह्मण ग्रंथ और दूसरा गैर ब्राह्मण। एक ब्राह्मण और दूसरा गैर ब्राह्मण। गैर ब्राह्मण में भी 2 भागों में बांटा गया है। गैर ब्राह्मण में पहला जैन धर्म और दूसरा बौद्ध धर्म। पहला जैन धर्म और दूसरा बौद्ध धर्म। अब हम पढ़ते हैं पुरातात्विक स्रोत के विषय में कुछ पढ़ लेते हैं। प्राचीन इतिहास में जो पुरातात्विक स्रोत मिले हैं उसके विषय में कुछ पढ़ते हैं। पुरातात्विक स्रोत में जो मिले हैं, जैसे अभिलेख मिले हैं, सिक्का मिला है, मोहरें मिली हैं, ये सारी चीज़ें जो मिली हैं वह पुरातात्विक स्रोत है। पुरातात्विक स्रोत को 2 भागों में बांट लेते हैं अध्ययन की सुविधा के लिए। पहला है सिक्का और दूसरा है अभिलेख। सिक्का को न्यूमनिस्टिक कहते हैं। सिक्का को अध्ययन को न्यूमनिस्टिक कहते हैं। यानी सिक्के का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसे न्यूमनिस्टिक कहते हैं। और अभिलेख का जो अध्ययन किया जाता है उसे एपिग्राफी कहते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। सिक्के का आप अध्ययन करते हैं, सिक्के के अध्ययन को न्यूमनिस्टिक कहते हैं। सिंधु सभ्यता में टेराकोटा मिला है, मिट्टी के सिक्के मिले हैं। सिंधु सभ्यता में टेराकोटा मिला है। मौर्य काल में आहत या पंचमार्ग पर्ण के सिक्के मिले हैं। मौर्य काल में आहत पंचमार्ग पर्ण के सिक्के मिले हैं। इसमें चांदी का कुछ अंश होता था। आहत मीन्स होता है कि उसको कुछ उसके ऊपर से आघात करके उसे बनाया जाता था। आहत का मतलब है कि कोई भी वस्तु रहता था उसको किसी चीज़ से पीट के ठोक देते हैं और उससे जो चिन्ह बनता था उसे आहत सिक्के कहते थे। दूसरा है पंचमार्ग। इसमें पंचमार्ग मीन्स 5 चीज़ों को मिलाकर बनाया जाता था। एक होता है पर्ण, एक पर्ण होता है। अगला है तीसरा यूनानी। यूनानियों ने सोने का सिक्का बनाया था।
सबसे पहले भारत में यूनानियों ने ही सोने का सिक्का जारी किया। यूनानियों को इंडो ग्रीक के नाम से भी जाना जाता है। यूनानियों को इंडो ग्रीक के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले सोने के सिक्का जारी यूनानियों ने ही किया था। अब अगला देखते हैं कुषाण। कुषाण वंश में शुद्ध सोने का सिक्का चला है। कुषाण वंश में शुद्ध सोने के सिक्का चले हैं। कुषाण वंश में शुद्ध सोने का सिक्का चला है। अगला है गुप्त काल। गुप्त काल में सर्वाधिक सोने का सिक्का चला। गुप्त काल में सर्वाधिक सोने का सिक्का चला। सोने की कमी हो गई तो उसमें कुछ अशुद्धियां भी मिलाया जाने लगा। गुप्त काल में सोने का सर्वाधिक सिक्का चला। जब कुछ कमी हो गई तो उसको अशुद्ध करने जाने लगा, कुछ मिलाकर बनाया जाने लगा। अशुद्ध सोने का सिक्का स्कंदगुप्त के काल में शुरू हुआ। स्कंदगुप्त के काल में अशुद्ध सोने का सिक्का जारी हुआ था। गुप्त काल में कुल 4 प्रकार के सिक्के जारी हुए थे। पहला सर्वाधिक सोने का सिक्का, दूसरा अशुद्ध सोने का सिक्का जो स्कंदगुप्त के काल में शुरू हुआ था। अगला है चांदी का सिक्का, शुद्ध चांदी का सिक्का। गुप्त काल में ही शुद्ध चांदी के सिक्के भी जारी हुए। शुद्ध चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में शासन काल में जारी हुआ। शुद्ध चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में जारी हुआ। शुद्ध चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में जारी हुआ। अगला है मयूर शैली या मयूर सिक्का। अगला मयूर सिक्का या मयूर शैली या कौड़ी का सिक्का। मयूर शैली या मयूर सिक्का, कौड़ी का सिक्का समुद्रगुप्त के काल में शुरू हुआ था। गुप्त वंश में समुद्रगुप्त के समय शुरू हुआ था। मयूर सिक्का या मयूर शैली और कौड़ी का सिक्का समुद्रगुप्त के समय जारी हुआ। अगला है सातवाहन। सातवाहन को आंध्र सातवाहन के नाम से भी जाना जाता है। सातवाहन ने शीशे के सिक्का जारी किया। सातवाहन के समय में शीशे का सिक्का जारी किया। सातवाहनों ने शीशे का सिक्का जारी किया। अगला है हुमायूं का काल। हुमायूं के काल में चमड़ा का सिक्का जारी हुआ था। हुमायूं के काल में चमड़ा का सिक्का जारी हुआ था। हुमायूं जब शेर शाह सूरी से लड़ाई करने के लिए गया था तो वहाँ बाढ़ में हुमायूं डूब रहा था। तो एक मल्लाह ने, शिहाबुद्दीन नामक मल्लाह ने हुमायूं को बचाया। तो हुमायूं ने उस मल्लाह से वादा किया कि तुम हमारे राजमहल में आओ, हम तुमको एक दिन का राजा बनाएंगे। तो शिहाबुद्दीन ने सोचा कि हम एक दिन के राजा बने हैं तो हम कुछ ऐसा करें कि मेरा इतिहास में नाम हो जाए। तो हुमायूं एक दिन के लिए शिहाबुद्दीन को राजा बनाया। तो शिहाबुद्दीन ने चमड़े का सिक्का चलवा दिया। तो शिहाबुद्दीन ने चमड़े का सिक्का चलाकर अपना नाम इतिहास में कर लिया। हुमायूं ने चमड़ा का सिक्का नहीं चलाया था, लेकिन इसके शासनकाल में शिहाबुद्दीन नामक एक मल्लाह था जो हुमायूं का जान प्राण बचाया था। एक दिन का जब राजा बना तो वह चमड़े का सिक्का चला दिया। अगला है शेर शाह। शेर शाह के समय 3 प्रकार के सिक्के चलते थे। शेर शाह के समय 3 प्रकार के सिक्के चलते थे। इसके सिक्के से ही पता चल जाता था कि यहाँ के आदमी कैसा है, कौन गरीब है, कौन मध्यम श्रेणी का है और कौन ज़्यादा अमीर है। तो शेर शाह के समय एक दाम चलता था, दाम जो तांबे का होता था।
दाम चलता था गरीबों के लिए यह तांबे का होता था। दूसरा, रुपया चलता था, रुपया चांदी का होता था। रुपया चांदी का होता था, यह मीडियम वर्ग के लोगों के लिए होता था। रुपया मीडियम वर्ग के लोगों के लिए होता था, यह चांदी का था। और अगला है असरफी। असरफी यह अमीर लोगों के लिए होता था, यह सोना का होता था। अगला है असरफी, यह अमीरों के लिए होता था, यह सोने का होता था। जय हिंद दोस्तों, आज हम इतना ही पढ़ते हैं। सिक्के के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया। अब आगे हम अभिलेख का साक्ष्य पढ़ेंगे। प्राचीन इतिहास में जो अभिलेख मिले हैं, अगले चैप्टर में हम अभिलेख के विषय में पढ़ेंगे। जय हिंद।